नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग जो 10th क्लास है उसके अंदर ये जो 10वां चैप्टर जो आपके सामने लिखा हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और इससे जो पहले वाला वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय और उनका जो साहित्यिक परिचय वो बहुत विस्तार से सीखा है। अगर आप लोगों ने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे वीडियो अगर क्रम से देखते हैं तो फिर आपको पढ़ने का आनंद भी मिलेगा और चीजें समझते हुए भी आप चलोगे। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो निबंध है इसका विषय क्या है, वर्ण्य विषय क्या है, यानी किस बात को लेकर यहां वर्णन किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ये जो निबंध है ये भारतेंदु जी की जो विनोद प्रियता है, जो हास्य प्रियता है, उसका एक प्रतिनिधित्व करने वाला ये निबंध है। और इस निबंध के अंदर तत्कालीन समाज का एक व्यंग्यपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया गया है कि वो जो समाज था उसमें किस तरह धर्मांधता फैली हुई थी, उसमें स्वार्थता फैली हुई थी और अंग्रेजों की जो अत्याचार पूर्ण नीतियां थी उसके कारण से हमारी जो शिक्षा है, हमारा जो समाज है वो बिल्कुल जर्जरित, बिल्कुल कमजोर हो गया था। किंतु कुछ ऐसे लोग भी थे जो वहां समाज में कुछ करना चाहते थे, लेकिन वो भी केवल कोरे सपने देखते रहते थे। कोरे सपनों के कारण वो भी वहां कोई परिवर्तन नहीं कर पाए। तो यहां सभी बातों को भारतेंदु जी ने अपने खुद के एक स्वप्न के माध्यम से और व्यंग्य रूप में यहां प्रस्तुत किया है। बहुत अच्छा निबंध है बच्चों और इंटरेस्टिंग है। आप जब पढ़ेंगे तो हास्य और व्यंग्य दो चीजों का आपको आनंद मिलने वाला है। हंसी के साथ साथ एक व्यंग्य का भाव छिपा हुआ है। अब ये व्यंग्य क्या होता है ये आपको समझ में आना चाहिए कि किसी विषय के ऊपर कटाक्ष करते हैं, व्यंग्य करते हैं। हाँ, आप ही तो हो जो हिंदी सबसे बढ़िया पढ़ाते हो। तो ये एक तो आप सिंपल कह रहे हो कि आप हो जो हिंदी बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, एक आप ही तो हो जो हिंदी बहुत बढ़िया पढ़ाते हो। तो ये एक व्यंग्य है। ये क्या चीज है? ये एक व्यंग्य है। अपन कह रहे हैं हम अंग्रेजों के शासन में बहुत खुश थे, तो ये एक व्यंग्य का भाव आता है, इसके अंदर एक कटाक्ष किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने यहां इसका वर्ण्य विषय लिख रहा हूं, जो आप ये भी कह सकते हो कि एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध का वर्ण्य विषय या प्रतिपाद या मूल भाव या फिर हम यूं कह सकते हैं कथानक क्या है। ये क्वेश्चन है आपका एक। अगर आपसे वर्ण्य विषय पूछेंगे तो भी यही बात लिखेंगे। अगर आपसे पूछें कि इसका क्या प्रतिपाद है तो भी यही बात लिखेंगे, मूल भाव में भी यही आएगी। और अगर कथानक और कथ्य पूछते हैं तो भी आपको यही बात लिखनी है, यही बात आपको बतानी है। तो इसका जो उत्तर है वो हम लोग यहां से नोट करते हुए चलेंगे कि प्रस्तुत निबंध भारतेंदु की विनोद प्रिय प्रवृत्ति, स्वभाव या आदत का प्रतिनिधि उदाहरण है। इसमें इस निबंध में
इस निबंध में भारतेंदु जी ने तत्कालीन समाज का व्यंग्यपूर्ण चित्र अपनी हास्य व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। उस समय हमारा समाज धर्मांधता यानी धर्म में अंधा हुआ पड़ा था, धर्म से स्वार्थपरता यानी स्वार्थ लोभ लालच में डूबा हुआ था, तथा अंग्रेज सरकार की अत्याचारपूर्ण नीतियों से जर्जरित यानी कमजोर हो गया था। जर्जरित यानी कमजोर हो गया था। शिक्षा पद्धति का ढांचा एकदम विकृत हो गया था। साथ ही इस निबंध में इस नश्वर संसार में अमर, इस यशस्वी संसार में अमर होने की लालसा रखने वाले मनुष्यों का भी वर्णन किया गया है। उस समय कुछ सामाजिक जागरूकता वाले लोग देश में अपनी शिक्षा व संस्कारों का प्रचार
प्रसार करना चाहते थे। प्रचार प्रसार करना चाहते थे, लेकिन उनमें कर्मठता की कमी थी और कोरे सपने देखने की परंपरा थी। लेखक ने इन सभी स्थितियों पर अपने स्वप्न के माध्यम से व्यंग किया है। ठीक है बच्चों, बहुत ही तरीके से आपको ये निबंध समझ में आ जाना चाहिए। देखिए यहाँ ये जो बात मैंने लिखी है अभी बोर्ड के ऊपर कि ये जो निबंध है इसका वर्ण्य विषय क्या है, प्रतिपाद क्या है, मूल भाव क्या है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। प्रस्तुत निबंध भारतेंदु जी की उसकी जो विनोद प्रिय यानी हंसी मजाक करने का जो स्वभाव है उसका एक प्रतिनिधि उदाहरण है। इस निबंध में भारतेंदु जी ने तत्कालीन समाज का एक व्यंग्यपूर्ण चित्र अपनी हास्य व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। उस समय हमारा समाज धर्मांधता, धर्म का अंधानुकरण करना, स्वार्थपरता, लोभ लालच में डूबे रहना और अंग्रेजी सरकार के अत्याचारपूर्ण नीतियों से जर्जरित कमजोर हो गया था। हमारा जो समाज है, शिक्षा पद्धति का जो ढांचा एकदम विकृत हो गया था। बिल्कुल स्थिति जैसी आज आप देख रहे हो, हमारे यहाँ पहले गुरुकुल चलते थे, संस्कृत भाषा में शिक्षा का अध्ययन होता था और यही कारण है कि हमारा भारत देश जो है विभिन्न जातियों और विभिन्न वेशभूषाओं का प्रचलन होने के बाद भी अखंड है। किंतु अंग्रेजों ने जब ये देखा कि भारत किसी तरह टूट नहीं पा रहा है तो उन्होंने यहाँ के जो संस्कार हैं, यहाँ के जो आदर्श हैं, यहाँ की जो शिक्षा है उसके ऊपर उन्होंने अपनी एक अत्याचारपूर्ण नीतियाँ बनाई और उन्होंने बड़ी ही चालाकी से हमारे भारतीय लोगों के अंदर से उनके खुद के जो संस्कार हैं, खुद की जो लैंग्वेज है, भाषा है, उसके प्रति एक हीन भावना जो है उन्होंने पैदा करने की कोशिश करी, भेदभाव लाने की कोशिश करी। आज जो समाज आप देख रहे हो ये उन्हीं लोगों की वजह से आज हमारा समाज इस तरह से बिखरा हुआ है। उसमें इस तरह के हिंदू मुसलमान के भेदभाव फैले हुए हैं। ये स्थितियां जो आई हैं वो अंग्रेजों के नीतियों की वजह से ही यहां पर हुआ है। अंग्रेज चाहते थे कि ये भारत के लोग दिखने में तो भारतीय लगे लेकिन अंदर से अंग्रेज हों। तो आज हम अंग्रेज बन गए सब। हम अंग्रेजी को बोलने में अपने आप को बड़ा गौरवशाली महसूस करते हैं और हिंदी भाषा को हम अपनी खुद की परंपराओं को, खुद के संस्कारों को तुच्छ मानते हैं। तो इन्हीं सभी मुद्दों के ऊपर यहाँ इस निबंध के अंदर व्यंग्य किया है। इस समाज के अंदर आज हर व्यक्ति जो है अमर होना चाहता है, अमर होने की लालसा लिए होता है। तो अमर होने वाले यानी इस नश्वर संसार में अमर होने की लालसा रखने वाले मनुष्यों का भी वर्णन किया है कि वो अपना नाम अमर करने के लिए, इस संसार में यश प्राप्त करने के लिए, यशस्वी होने के लिए क्या क्या करते हैं। तो लेखक अपने स्वप्न के माध्यम से ये सब चीज़ें बताते हैं। और उस समय कुछ ऐसे लोग थे जो सामाजिक जागरूकता रखते थे, मतलब सचेत थे और वो देश में अपनी शिक्षा और संस्कारों का प्रचार और प्रसार करना चाहते थे, लेकिन उनमें कर्मठता की कमी थी। काम नहीं करना चाहते थे, केवल कोरे सपने देखते थे और कोरे सपने देखने की परंपरा थी, इसलिए वहाँ कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। लेखक इन सभी स्थितियों पर अपने स्वप्न के माध्यम से इन्होंने व्यंग्य किया है। तो आप लोग समझ गए होंगे कितने अच्छे से। तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग जो हैं
यहाँ इस चैप्टर की समरी जो है वो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ और इसकी शुरुआत करता हूँ, जिसका इंतज़ार आप लोग कल से यानी पिछले वीडियो जब आपने देखा होगा उस समय से आप कर रहे होंगे कि आखिर क्या है इस निबंध के अंदर। तो अभी तक आप लोगों ने ये जो बातें पढ़ी हैं बच्चों, इसके अंदर केवल कवि परिचय पढ़ा है और इस निबंध का जो वर्ण्य विषय है वो क्या है, और कवि का यानी ये जो लेखक हैं इनका जो निबंध है उसका जो साहित्यिक परिचय है वो क्या है, वो चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं इस निबंध की शॉर्ट समरी, और इसी के अंदर आप ये पूरे निबंध को समझ जाएंगे और फिर हम इस चैप्टर की रीडिंग भी करेंगे बुक में से, और उसके बीच बीच में जो भी कठिन शब्द होंगे या जो भी महत्वपूर्ण लाइनें होंगी एग्जाम में आने के लिए, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए ये जो निबंध है, इस निबंध के अंदर आप ये देख लिए, सबसे पहली बात तो ये काल्पनिक निबंध है। कैसा निबंध है ये? काल्पनिक निबंध है और हास्य व्यंग्यात्मक शैली के अंदर ये लिखा गया है। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं, यह निबंध काल्पनिक निबंध है तथा हास्य व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। अब सुनिए ध्यान से कि लेखक सोचता है कि कैसे मैं अपने नाम को अमर करूं। ख्याल आ गया कि एक ना एक दिन इस संसार से हर व्यक्ति को जाना ही है, यानी पल का किसी का भरोसा नहीं है। क्या पता कल सांस आए या ना आए, कल मैं जिंदा रहूं या ना रहूं। इसलिए ये जो लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ये अपना नाम अमर करने के लिए इनके मन में पहला विचार आया, प्रथम विचार आया। तो आप इसी तरह से ध्यान रखेंगे कि मैं क्रम लिख देता हूं, शॉर्ट समरी अपन इसको समझते चलेंगे। लेखक हरिश्चंद्र के मन में अपना नाम अमर करने के लिए प्रथम विचार देवालय यानी मंदिर निर्माण का आया। ठीक है, लेखक हरिश्चंद्र के मन में अपना नाम अमर करने के लिए जो प्रथम विचार है वो मंदिर बनाने का आया। लेकिन मैं आपको इस तरह से नहीं लिखवाना चाह रहा था इसको। ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि लेखक हरिश्चंद्र ने अमर होने के लिए कौन कौन सी युक्तियां अपनाई, यहां से शुरुआत करते हैं। लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अमर होने के लिए कौन कौन सी युक्तियां अपनाई। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अमर होने के लिए कौन कौन सी युक्तियां अपनाई। तो देखिए, प्रथम विचार देवालय यानी मंदिर निर्माण का आया। ठीक है, इस
नश्वर संसार में अपना नाम अमर रखने के लिए लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र के मन में प्रथम विचार क्या आया कि एक मंदिर का निर्माण करवा लिया जाए। किंतु मंदिर निर्माण की बात जैसे ही उनके मन में आई तो उन्हें यह लगा कि जिस तरह की वर्तमान में शिक्षा चल रही है, जिस तरह की शिक्षा का बोलबाला है, उस शिक्षा की वजह से आने वाले समय में धार्मिक और आध्यात्मिक विचार नहीं बचेंगे, लोगों में धर्म के प्रति आस्था नहीं बचेगी, उनमें संस्कारों की कमी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में ये जो मंदिर हैं ये बिल्कुल खाली पड़े रहेंगे और इनकी तरफ कोई आकर के भी नहीं देखेगा। तो वहाँ उन्होंने मंदिर को बनाने का उनका ये जो विचार है उन्होंने त्याग दिया। अब देखिए क्वेश्चन ये बनता है बच्चों कि लेखक के मन में अमर होने के लिए, यानी लेखक अमर होने के लिए अपने मन में सबसे पहले क्या विचार लाता है और उस विचार को क्यों त्याग देता है, क्यों मना कर देता है। तो आप इसको लिख सकते हैं आराम से कि लेखक अमर होने के लिए सबसे पहले यह सोचता है कि क्यों ना एक मंदिर का निर्माण करवाया जाए। किंतु मंदिर निर्माण की बात को वह इसलिए त्याग देता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है उन्हें कि वर्तमान समय में जिस तरह की शिक्षा पद्धति चल रही है, जिस तरह की शिक्षा का बोलबाला है, उस शिक्षा की वजह से आने वाले समय में लोगों में धर्म के प्रति आस्था नहीं रहेगी, उनमें संस्कारों की कमी हो जाएगी और ऐसी स्थिति में मंदिरों में लोग जाना छोड़ देंगे तो कैसे मेरा नाम अमर रहेगा। और आप देखिए बच्चों किस समय ये बात लिखी गई थी निबंध में, एक व्यंग्य के रूप में। आज आपको हकीकत दिखती होगी, आज कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको मंदिरों से या धर्म के प्रति अरुचि हो गई है। आज की जो नई जनरेशन आ रही है उनके मन में धर्म के प्रति आस्था बहुत कम बची हुई है। आज भी जिन परिवारों के अंदर जो जॉइंट फैमिली है, जहां पर दादा दादी रहते हैं, जहां पर बड़े बुजुर्ग रहते हैं जो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, वहां थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल जाता है। हम मंदिरों में जाते जरूर हैं लेकिन श्रद्धा और भक्ति की वजह से नहीं जाते हैं। वहां पर भी हमारे मन में अनेक तरह के भाव और कल्पनाएं चलती रहती है। तो वहां जो है श्रद्धा और भक्ति की वजह से मंदिरों में नहीं जाते हैं। ये सब किस वजह से हुआ है? ये हमारी शिक्षा पद्धति की वजह से हुआ है। तो यहाँ जो लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्होंने मंदिर निर्माण करने की अपने इस विचार को त्याग दिया। तो आप बता देंगे कि उन्होंने इस विचार का त्याग क्यों किया। ठीक है, तो यहां हम लोग पहले क्रम लिख रहे हैं, प्रथम विचार क्या आया। ठीक है, दूसरा विचार क्या आया? तो दूसरा विचार सुनिए बच्चों, उनके मन में दूसरा विचार आया पुस्तक लेखक बनने का। पुस्तक लेखक बनने का दूसरा विचार आया कि क्यों ना एक पुस्तक लिख ली जाए, एक पुस्तक की रचना कर ली जाए। किंतु पुस्तक लिखने के विचार को भी त्यागना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्हें उन लोगों की याद आया जो क्रिटिक होते हैं, जो आलोचक होते हैं। तो क्रिटिक रूपी, आलोचक रूपी कीड़ों का याद होते हुए ही उन्होंने इस पुस्तक को लिखने का विचार त्याग दिया। क्योंकि उन्हें लगा कि पुस्तक लिखने की देर नहीं है और आलोचक रूपी कीड़े उसमें कमियां निकाल निकाल करके, उसे काट छांट करके उसको इतना अशुद्ध बना देंगे कि यश होने की अपेक्षा अपयश ही प्राप्त होगा। ठीक है, प्रसिद्धि नहीं मिलेगी बल्कि उससे बदनामी ज्यादा हो जाए। तो कहने का मतलब ये उन लोगों के ऊपर व्यंग्य किया गया है कि जो क्रिटिक होते हैं, आलोचक होते हैं। किसी ने कोई किताब लिखी है, किसी ने कोई कविता लिखी है, कोई कहानी लिखी है, कोई नाटक लिखा है, और ये जो क्रिटिक होते हैं, आलोचक होते हैं, ये तैयार बैठे रहते हैं कि कैसे इसमें कोई कमी निकाली जाए। और इसी विचार को ध्यान में रखते हुए लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने पुस्तक लेखक का जो विचार था, पुस्तक लेखक बनने का जो विचार था, उसको उन्होंने त्याग दिया। ठीक है, और जो तीसरा निर्माण आया, तीसरा जो विचार था बच्चों, वह तीसरा विचार था पाठशाला निर्माण का विचार
आया। अब देखिए यही मेन बात है, क्योंकि यहीं से ये कहानियां जुड़ती चलेगी। तो तीसरा जो विचार है, पाठशाला निर्माण का विचार आया। अब पाठशाला निर्माण का विचार आया तो इस पाठशाला के अंदर अध्यापकों की जरूरत होगी। तो अध्यापकों को कहां से लाया? हिमालय की कंदराओं से, हिमालय की गुफाओं से खोज खोज करके, हिमालय की कंदराओं से खोज खोज करके एक एक शिक्षक इस विद्यालय के लिए लाया गया। इस विद्यालय में वैसे तो अनेक शिक्षक कार्य करते थे, किंतु मुख्य रूप से जो शिक्षक काम करते थे उनके नाम मैं नोट करा देता हूं, और उन्हीं शिक्षकों की विशेषताएं आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछी जाएंगी। तो देखिए बच्चों, यहां मैं इसमें पॉइंट बना देता हूं। इस विद्यालय में कार्य करने वाले शिक्षकों को हिमालय की कंदराओं से यानी गुफाओं से खोज खोज कर इनकी नियुक्ति की गई। हिमालय की कंदराओं में से खोज खोज कर अनेक उद्यंड पंडित बुलाए गए। गुफाओं से खोज खोज कर अनेक उद्यंड पंडित का मतलब विद्वान बुलाए गए। इस पाठशाला में अनेक शिक्षक नियुक्त हुए थे, किंतु प्रमुख शिक्षक इस प्रकार हैं। अब देखिए, अब हम इस पाठशाला में शिक्षकों की बात करेंगे कि कौन कौन से शिक्षक जो हैं इस पाठशाला में काम कर रहे थे, जिनका नाम यहाँ पर आया है। वैसे तो इस पाठशाला में अनेक शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, लेकिन प्रमुख रूप से जिन शिक्षकों का यहाँ नाम आया है उनकी क्या क्या विशेषताएं थी और उनके माध्यम से क्या व्यंग किया गया है, वो चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो इसके अंदर जो प्रथम शिक्षक थे, पहला जो शिक्षक थे जिसका नाम है पंडित मुग्धमणि शास्त्री। प्रथम शिक्षक मुग्धमणि शास्त्री तर्क वाचस्पति। ठीक है, प्रथम शिक्षक थे मुग्धमणि शास्त्री तर्क वाचस्पति, ये प्रथम अध्यापक थे। दूसरे थे पाखंड प्रिय धर्माधिकारी। ठीक है, तो यहां क्रम से लिखेंगे। दूसरे नंबर का था पाखंड प्रिय धर्माधिकारी, धर्मशास्त्र के अध्यापक थे। अध्यापक। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर के शिक्षक थे पंडित प्राणांतक प्रसाद। पंडित प्राणांतक प्रसाद
ये महावैदाचार्य थे, वैदिक शास्त्र थे। चौथे नंबर की अगर हम बात करें, लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण। लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण ज्योतिष विद्या के कुशल पंडित और ज्योतिष शास्त्र के, यानी ज्योतिष शास्त्र थे, ज्योतिष शास्त्री थे, ज्योतिष विद्या के कुशल पंडित थे ये। और एक जो अंतिम 5वें नंबर का है, जिसका नाम है शील दाव अनल। दाव अनल नीति दर्पण, ये पूरा नाम है, शील दाव अनल नीति दर्पण। नीति शास्त्र और आत्मविद्या के शिक्षक थे ये। नीति शास्त्र और आत्मविद्या के शिक्षक। तो देखिए बच्चों, यहाँ ये जो बात आपके सामने नोट करिए, आपको इसी तरह से इन चीज़ों को पढ़ना है कि इस विद्यालय के अंदर प्रथम शिक्षक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई, तो मुग्धमणि शास्त्री तर्क वाचस्पति थे। मुग्धमणि शास्त्री तर्क वाचस्पति ये इस विद्यालय में नियुक्त होने वाले प्रथम अध्यापक थे। दूसरे नंबर पर पाखंड प्रिय धर्माधिकारी धर्मशास्त्र के अध्यापक थे। तीसरे नंबर पर पंडित प्राणांतक प्रसाद वैदिक शास्त्र थे। ये एक ऐसे महावैधक हैं, इनकी जो दवाई है वो इतनी काम की है कि लेने वाला व्यक्ति तत्काल स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है। व्यंग छिपे हुए सबके ऊपर। लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण ये एक ज्योतिष शास्त्री है। शील दाव अनल नीति दर्पण है। आपसे आगे ये पूछा जाएगा जो शील दाव अनल है, इनके कौन कौन से शिष्य हैं जिनके नाम आए हैं। तो हम जब इनको एक एक करके इनकी विशेषताएं लिखेंगे तो वहां पर इन चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। और इन सभी के ऊपर इन्होंने व्यंग किया है, समाज की कोई ना कोई स्थिति बताई है। तो एक बार आप एज इट इज आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे मिटा करके और आगे सारे शिक्षकों की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये जो बुक है, इस बुक को हम लोग रीडिंग करते हुए चलेंगे। तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा कि इस निबंध के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से आप लोगों को अपनी तैयारी करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि यह निबंध एक काल्पनिक निबंध है और हास्य व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अमर होने के लिए कौन कौन सी युक्तियां अपनाई थी। तो उन्होंने पहला जो विचार आया उनके मन में, वो देवालय यानी मंदिर निर्माण का विचार आया। क्यों त्याग दिया कि वर्तमान समय में जिस तरह की शिक्षा पद्धति चल रही है उसकी वजह से आने वाले समय में लोगों में धर्म के प्रति उतनी आस्था नहीं बचेगी, उनके संस्कारों में कमी हो जाएगी। फिर मंदिरों की ओर कौन जाएगा, मंदिरों की ओर कोई रुख नहीं करेगा और ऐसी स्थिति में मंदिर खाली पड़े रहेंगे। तो इन्होंने इस विचार को त्याग दिया। दूसरा जो विचार आया, पुस्तक लेखक बनने का विचार आया, किंतु पुस्तक लेखक बनने का जो विचार है उसको भी त्यागना पड़ा। किस वजह से कि जो क्रिटिक रूपी कीड़े हैं, ठीक है, आलोचक रूपी जो कीड़े हैं वो उस पुस्तक को काट काट कर इतना अशुद्ध बना देंगे कि उसकी वजह से यश नहीं मिलेगा बल्कि अपयश की प्राप्ति होगी। और अंत में फिर उनका तीसरा विचार आया, क्यों ना पाठशाला निर्माण करवाया जाए। और जैसे ही पाठशाला की बात आई तो फिर पाठशाला में काम करने वाले शिक्षकों की खोजबीन की गई। उन शिक्षकों को कहाँ से लाया गया, हिमालय की कंदराओं से, गुफाओं से खोज कर अनेक उद्यंड पंडित विद्वान बुलाए गए और इस पाठशाला में अनेक शिक्षक नियुक्त हुए। किंतु प्रमुख शिक्षक
जो नियुक्त हुए उनमें प्रथम शिक्षक कौन है? तो प्रथम शिक्षक का नाम लिखेंगे मुग्धमणि शास्त्री, तर्क वाचस्पति हैं। और दूसरे नंबर पर पाखंड प्रिय धर्माधिकारी धर्मशास्त्र के अध्यापक हैं। पंडित प्राणांतक प्रसाद वैदिक शास्त्र हैं। और लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण ज्योतिष शास्त्री। 5वें नंबर पर शील दाव अनल नीति दर्पण नीति शास्त्र और आत्मविद्या के शिक्षक है। तो ये पूरा जो निबंध है इन्हीं के ऊपर चलेगा। ये नाम आपके माइंड में क्लियर होते हुए चले, ठीक है बच्चों। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले, इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही समझेंगे। अब जब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, अगला जो वीडियो आने वाला है उसके अंदर हम ये जो पार्ट है, ये निबंध है, इसकी रीडिंग करेंगे। बहुत छोटा निबंध है लेकिन भाषा इसकी थोड़ी सी क्लिष्ट है, इसलिए मैंने आपको इतना सा विस्तार दे दिया इसको समझाने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आप इसी तरह से जुड़े रहें, पढ़ते रहें। मैंने पहले भी बोला था, समय और परिस्थिति के अनुसार इंसान को अपने अंदर बदलाव कर लेना चाहिए और उसी से वह अपने जीवन में जिजीविषा यानी जीवन शक्ति के माध्यम से बचा रह सकता है, सफल हो सकता है। इसीलिए आप लोग अपनी ऑनलाइन क्लास जो चल रही हैं, आपको मिल रही हैं, उनको रेगुलर पढ़ते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें, अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखें। तो मिलते हैं अगली बार इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।